डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास को, जो कि हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर जो हमारे पास चल रहा था। वीडियो की शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्रेस द बेल आइकन बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। रिलेटिव एटॉमिक मास। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? और रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है रेफरेंस, मतलब किसी चीज़ से कंपेयर करके हम जो निकालते हैं वो हमारे पास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास है। अच्छा, रिलेशन से जो हम लेते हैं या कंपेयर करके हम जो है निकालते हैं, जैसे कि हम ये एक पहले ये एक मसला चला आ रहा था कि मतलब अगर हमने किसी को कोई चीज़ देनी है तो वो हम कैसे मेजर करके दे सकते हैं। तो उसके लिए फिर कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए, कुछ मेजरमेंट्स बनाए गए उसके लिए, जैसे कि हम देखते हैं बाट या वेट जो होते हैं 1 kg का, 2 kg का, 5 kg का, ये हम इस तरह से देखते हैं। ये एक रेफरेंस लिए गए हैं और ये वेट वही इक्वल होते हैं जो कि स्टैंडर्ड एक दफ़ा बना दिए गए हैं और लंदन के उसमें अभी तक वो पड़े हुए हैं कि वो कितने होते हैं। उसी लिहाज से सारे जो हैं वो वेट जो है वो चले आ रहे हैं और उसके लिहाज से ही क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ रखते हैं, वज़न रखते हैं तराजू में एक तरफ, और दूसरी तरफ हम अपनी रिस्पेक्टिव चीज़ जो कि हमें पर्टिकुलर लेनी होती है उसका दोनों का रेफरेंस लेकर मेजर करके तो हम क्या करते हैं? वज़न ले लेते हैं, और ये रिलेटिव मास ही कहलाता है। ये एक रेफरेंस के तौर पर कंपेयर मास ही कहलाता है। हम स्पेसिफिकली तौर पर डायरेक्ट किसी चीज़ को ऐसे ही मेजर करके नहीं ले सकते इसको। हम उसको किसी वेट से, रेफरेंस वेट से क्या करके लेकर, रिलेटिव तौर पर लेकर ही हम कोई चीज़ लेते हैं। हम अपनी बॉडी का वेट करते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है? रिलेटिव मास ही होता है। और इसी तरीके से ये सारा जो है सिस्टम चलता आ रहा है। और इसी फिर एटम जो कि बिल्कुल ही ना नज़र आने वाली चीज़ है, उसको कैसे मेजर किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा मसला था। तो उसके लिए पहले जो 19वीं सेंचुरी में पहले जो सिस्टम चला आ रहा था वो हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन को लिया गया रेफरेंस के तौर पर, और उससे रेफरेंस के तौर पर दूसरे एटम्स का कि हम मास जो है वो मेजर कर सकें। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम था कि उसके एक तो इसी तरीके से हमारे पास आइसोटॉप्स भी थे, और दूसरा वो रिएक्टिव भी था, और दूसरा वो बहुत ही स्मॉल है, और उसका जो मास आता है वो फ्रैक्शंस में आता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि 1.008 AMU का, कि इस तरह से उसका क्या है वेट आता है। तो वो फ्रैक्शंस में था, और दूसरे इसको मालूम करना जो है वो मुश्किल हो रहा था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर चलते चलते 1961 में ये ख्याल किया गया कि कार्बन को जो है वो क्या किया जाए? रेफरेंस के तौर पर लिया जाए। क्यों कार्बन को रेफरेंस के तौर पर लिया गया, ये मैं आपको बताऊंगी कि क्यों लिया गया कार्बन को रेफरेंस के तौर पर। जो कि प्रॉब्लम्स हाइड्रोजन में आ रही थी उसको देखते हुए क्या किया गया? कार्बन को लिया गया, और फिर वहाँ पे वो प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई। अच्छा, अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? Relative atomic mass is the mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12। मतलब कार्बन 12 का जो हमारे पास है वो क्या है? रेफरेंस लेकर हम उसे दूसरे एटम के मास को कंपेयर करके जो मास निकालते हैं वो हमारे पास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। एंड इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है हमारे पास AMU, ठीक है, जिसको हम यूनिफाइड एटॉमिक मास भी कहते हैं, और इसको सिर्फ U से भी जाहिर करते हैं। ये जो हमारे पास U है, इसको हम सिर्फ क्या करते हैं? U से भी जाहिर करते हैं। इसको हम सिर्फ क्या करते हैं? U से भी जाहिर करते हैं। सिर्फ अगर हम इसको U लिख दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास यूनिफाइड एटॉमिक मास, ये भी यही कहलाएगा। पूरा AMU या तो हम लिखें या फिर खाली हम U लिख दें तो वो भी चलता है, ठीक है। कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, और इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, या फिर यूनिफाइड एटॉमिक मास कहते हैं। एंड इट इज़ द 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। और ये क्या होता है? 1/12, 1/12वां हिस्सा जो है
वो ऑफ द मैस ऑफ द वन कार्बन एटम। वो 12वां हिस्सा क्या मतलब है, ये अभी मैं आगे चलकर एक बहुत अच्छी एग्जांपल से बताऊंगी कि 12वां हिस्सा क्या मतलब है। ठीक है, 1/12 ऑफ द मैस ऑफ द कार्बन एटम वो हमारे पास क्या कहलाता है, AMU कहलाता है। व्हाट इज़ AMU, ये पूछा जा सकता है कि AMU क्या होता है और उसको क्या कहते हैं और उसका सिंबल क्या होता है। ठीक है, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास का। इसमें हमारे पास AMU जो है वो एटॉमिक मास यूनिट उसको कहते हैं और रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं। एंड इट इज़ 1/12, इट इज़, ये काबिल गौर बात है, इट इज़ 1/12 ऑफ द मास ऑफ द वन कार्बन एटम। इट इज़ द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द वन कार्बन एटम। ठीक है, 1/12 हिस्सा कार्बन के एटम का जो हम लेते हैं वो हमारे पास क्या होता है, AMU होता है। जैसे हमने केजी को केजी जो है 1 kg जो है हमारे पास रेफरेंस होता है, इसी तरह AMU भी हमारे पास क्या है, यूनिट उसका क्या है, रेफरेंस है। ठीक है, और कार्बन स्केल के ऊपर। अब हमारे पास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास की एग्जांपल। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, अगर हम कार्बन जो 12 है, मतलब उसका 6 जो है उसका एटॉमिक नंबर है, उसकी बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, 12। पूरा क्या होता है हमारे पास 12 होता है। 000 मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, पूरा ये हमारे पास क्या है, पूरा हमारे पास ये 12 आता है। 12 AMU। ठीक है, एंड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1.008 AMU। ठीक है, और राइट, ये हमारे पास क्या होता है, ये 1.008, ये हमारे पास हाइड्रोजन का क्या है, 1। ये बहुत छोटा है और इसमें हमें मतलब दूसरों का वेट करना फिर क्या होता है, प्रॉब्लम हो रही है। उससे हम हैवी चीज़ों का वेट कैसे करें, और इधर हमने सिर्फ स्मॉल हाइड्रोजन रखा हुआ है, तो हैवी चीज़ों का वेट हम कैसे करें हाइड्रोजन को लेते हुए, अगर हम उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास आता है द मैसेस ऑफ द एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। अब ये अभी मैंने बात की थी कि एटम्स हमारे पास इतने स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जो कि हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, जो कि ना नज़र आने वाली चीज़ है, तो फिर हम उसका वेट कैसे करेंगे। एक प्रॉब्लम चल रही थी, वो बहुत स्मॉल होते हैं, वी डू नॉट हैव एनी बैलेंस, हमारे पास ऐसा कोई बैलेंस नहीं है टू वेट सच एन एक्सट्रीमली स्मॉल मैस कि हम उसका वेट कर सकें। इतनी छोटी सी चीज़ का हम किसी बैलेंस से क्या कर सकें, वेट कर सकें। तो हमारे पास ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चलती हुई आ रही है। दैट इज़ वाई वी यूज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास, और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास यूज़ करते हैं। ये पहले हमने बात की है कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन टू रिलेटिव। रिलेटिव हम रेफरेंस ले रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, जिसके लिए हमने, हमारे पास एटम इतने छोटे हैं कि हम उसके लिए कोई बैलेंस जो है वो रख कर के उसमें एटम को रख के मैयर नहीं कर सकते हैं। एक तो वो नज़र भी नहीं ना आने वाली चीज़ है, और ऊपर से कोई बैलेंस लें हम उसका मैयर करें, ये सब सपोज या फर्जी बातें हैं कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास या किसी ऐसे को रेफरेंस लेकर, किसी एटम को ही रेफरेंस लेकर, तो एटम्स का हम वेट क्या कर सकें, जान सकें। यूनिट स्केल हमारे पास क्या है, अब हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास के यहाँ पर कुछ हमारे पास टेबल में, ये बुक वाला टेबल के हमारे पास कुछ दिए हुए हैं, उसमें हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स हमारे पास जो हैं वो, अगर हाइड्रोजन की बात की जाए, रिलेटिव एटॉमिक मास AMU का यूनिट लिखा हुआ है, वो क्या होगा, 1.008 AMU। ठीक है, या उसको सिर्फ हम U से भी जाहिर कर सकें। अगर AMU नहीं लिखना तो हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, U भी लिख सकते हैं, सादा तौर पर, सिंपल तौर पर। हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में हमारे पास 15.994 मतलब 16 हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा, 16 यूनिट हो जाएगा। और इसी तरह से नियोन है, उसका 20.1797, क्लोरीन है 35.453, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास इतना है। कॉपर का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, 63.546। यू जो है यूरेनियम, उसका 238.2.89 है। ठीक है, और ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स बुक में दिए गए हैं,
टेबल दिया गया है कि उसका हम जैसे हाइड्रोजन है उसका किस तरह से AMU में वेट होगा 1.008, ऑक्सीजन का 16 म्यू यूनिट और नियोन का 20.1797, इसी तरह से क्लोरीन का एंड सो ऑन। आगे हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास में वाई वी टेकन एज कार्बन एज रेफरेंस एटम। हम कार्बन को रेफरेंस एटम क्यों लेते हैं, ये मैंने कुछ पॉइंट ऐड किए हैं। क्योंकि कार्बन जो है वो हमारे पास अबंडेंस में पाया जाता है, कार्बन की काफ़ी भारी मिकदार में वो हमारे पास क्या है नेचर में हमें मिलता है, वो अबंडेंट में पाया जाता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं वो आसानी से अवेलेबल होता है। एक तो ये बात, दूसरी बात हमारे पास क्या है वो लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है जैसे कि फ्लोरीन है। क्लोरीन है वो उनकी जैसे रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो हर किसी से बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, ये कार्बन में वो चीज़ नहीं है। इसी तरह से मोस्ट रिएक्टिव मतलब उसकी रिएक्टिविटी जो थोड़ी क्या है लेस है, जिसकी वजह से हमारे पास इतना ज़्यादा वो नहीं इतना ज़्यादा वो रिएक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से हम उसको क्या कर सकें जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन वगैरह हैं तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं मतलब बैलेंस कर सकते हैं, उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। और आइसोटोप्स भी उसके इतने नहीं है, कम है, ठीक है, जिसकी वजह से इन बातों की वजह से हम उसको क्या करते हैं रेफरेंस एटम के तौर पर लेते हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से दूसरे एटम का क्या कर सकें वेट कर सकें। आइसोटोप्स भी में भी इसके आइसोटोप्स वैसे तो 3 होते हैं, कार्बन 12, 13 और 14 वाला, लेकिन क्या होता है कि हमारे पास जो कार्बन 12 है वो सबसे ज़्यादा नेचर में पाया जाता है, 93 पॉइंट समथिंग कुछ वो परसेंट नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, बाकी जो दोनों हैं वो बहुत ज़्यादा कम फ्रैक्शन में पाए जाते हैं, इसलिए हमारे पास कार्बन 12 को जो है वो हमारे पास हम उसको रेफरेंस के तौर पर लेते हैं। relative atomic mass, relative atomic mass में mass of carbon 12 is equal to AMU, ठीक है। जैसे कि हम बात करके आए हैं, अभी हम आगे फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे कि अगर हम कार्बन 12 की बात कर रहे हैं तो उसका कितना होगा 12 AMU, अगर ऑक्सीजन आया है तो वो क्या होता है 16 AMU के इक्वल होगा, हाइड्रोजन है तो वो किसके 1 AMU के इक्वल होगा, अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा 23 AMU के इक्वल होगा, अगर नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो वो कितने इक्वल होगा 14 AMU के इक्वल होगा। और इसमें हमारे पास 1 AMU इज इक्वल टू द मास ऑफ कार्बन एटम, इसको मतलब 12 से क्या किया जाए डिवाइड किया जाए। अभी पीछे जो हमने बात की थी कि मतलब एक 1/12 पार्ट अगर हम कार्बन की बात करें उसका कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा लिया जाए अगर, तो उसमें मतलब सारे का अगर हम सिर्फ 12वां हिस्सा लें तो वो किसके इक्वल होगा 1 AMU के इक्वल होगा। ये मतलब नोट कर लें 1 AMU किसके इक्वल होता है 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 ऑफ एटम। उसको अगर हम पूरे मास को अगर 12 से डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा 1 AMU के इक्वल होगा। इसी तरीके से ये मैंने कुछ एग्जांपल लिया, अगर हमारे पास यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए हों और यहाँ पर हम एक 1 kg का वेट रख दें, 1 kg का यहाँ पर वेट रख दें और यहाँ पर हम जितना हमने मेजर करना है वो जब वो बैलेंस हो जाएगा तो बोथ साइड्स क्या हो जाएंगी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, हमारे पास बोथ साइड्स क्या आ जाएंगी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। और हम ये कहेंगे द मास ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिलेटिव टू द कंपेयर ऑफ द 1 kg, मतलब हमारे पास जो है वो जो हमने वेट लिया है फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का या किसी भी चीज़ का वो रिलेटिव हो जाएगा किसके जितना वेट हमने यहाँ पर रखा था, ठीक है 1 kg के, तो वो क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा, तो वो हमारा क्या होता है रिक्वायर्ड वेट हो जाता है और हम उसको मेजर करके ले लेते हैं। लेकिन ये तो बात ही हमारी डेली लाइफ की रूटीन की, लेकिन अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन को हम इसी तरीके से सपोज वैसे तो हमें वो नज़र नहीं आता, लेकिन अगर हम उसे बैलेंस में इसी तरह से एक तरफ हाइड्रोजन रखें और इसी तरह एक तरफ 1 kg का वेट रख दें तो क्या वो बैलेंस हो जाएगा? नो, बैलेंस नहीं होगा, वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं होगा, स्टिल इन इक्विलिब्रियम नो, वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, बल्कि एक तो वो नज़र भी नहीं आता। और अगर हम उसको इस तरह से 1 kg से रेफरेंस के तौर पर लेने लगे तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर एटम को मेजर करना है तो हम किसी दूसरे एटम
उनसे रेफरेंस लेकर उसी से मेजर करेंगे, जिसके लिए कि हम कार्बन 12 को, अभी मैं पहले बता चुकी हूँ, कार्बन 12 को हम ले चुके हैं। अभी मैंने बताया कि 19th सेंचुरी में पहले ये सब कुछ गंभीर मसले चल रहे थे, कॉम्प्लिकेशन चल रही थी, प्रॉब्लम चल रहे थे कि हम कैसे मेजर करें, हम किस तरीके से मेजर करें। तो बाद में जब क्या किया गया कि कार्बन को 1961 में, 19th सेंचुरी से आगे आके जब 1961 में मिड सेंचुरी में क्या हुआ कि हमारे पास ये मसला हल हुआ और कार्बन 12 को रेफरेंस के तौर पर लिया गया और बाकी एटम्स का भी उस तरीके से वेट किया जाने लगा। अब अगर हम कार्बन को एक तरफ इस तरफ रखें और दूसरी तरफ भी कार्बन को रखें तो मैस नंबर 12, यहाँ पर भी मैस नंबर 12 होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, कार्बन के अंदर जैसे 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं और मैस नंबर उसका 12 होता है, तो अगर कार्बन यहाँ पे हमने रखा तो उसी तरफ दूसरी तरफ भी क्या था, हमारे पास कार्बन था। अगर उसी कार्बन को जो पीछे हमारे पास था इसको हम क्या करें, 12 यूनिट्स में क्या कर दें, डिवाइड कर दें। इसको हम क्या करें, 12 यूनिट्स में अगर हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, इसको अगर हम 12 यूनिट्स में इसी तरह से 12 हिस्से इसके कर दें और इसको हम 12 यूनिट्स में डिवाइड कर दें, जैसे कि इस डायग्राम में है कि हमने इसको 12 हिस्सों में, वो जो कार्बन था उसको क्या कर दिया, डिवाइड कार्बन इंटू 12 यूनिट्स, मैस नंबर क्या होगा, हमारे पास 12 होगा, तो वो हमारे पास स्टिल इन इक्विलिब्रियम, तो यस स्टिल इन इक्विलिब्रियम होगा। कार्बन एटम जो हमारे पास है 12 यूनिट्स, मैस नंबर ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू द 12 यूनिट्स, यस वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा हमारे पास। मैस ऑफ 1 कार्बन एटम 12 यूनिट्स, तो वो हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। कार्बन एटम इज इक्वल टू द 12 यूनिट्स, 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू द 12 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक जो कार्बन एटम है वो किसके, 12 यूनिट्स के क्या है, इक्वल है। मतलब ये स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ पर हम इसको क्या मान रहे हैं, अब यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट्स मान रहे हैं, इसको हम क्या मान रहे हैं, स्टैंडर्ड यूनिट मान रहे हैं। मतलब डिवाइड कार्बन इंटू 12 यूनिट्स, मैस नंबर 12। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हमने केजी को रेफरेंस लिया था और वो हमारे पास स्टैंडर्ड है, वो हमारे पास क्या स्टैंडर्ड है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो अगर लंदन में वो वहाँ की लेबॉर्ट्री में जो हमारे पास वेट रखा हुआ है, वहाँ पर जो वेट रखा हुआ है वही पूरी दुनिया में सारे में वेट चल रहा है। तो इसी तरीके से जैसे हमने कार्बन के 12 हिस्से कर दिए, तो उसका जो हमारे पास 12वां हिस्सा होगा, हमने 12 हिस्से किए, अगर हम इसमें से एक हिस्सा ये वाला उठाएं और उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कह देंगे 1 AMU, 12वें हिस्से को हम क्या कह देंगे, AMU कह देंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कहलाएगा स्टैंडर्ड यूनिट कहलाएगा। कार्बन एटम 12 यूनिट्स, मैस ऑफ 1 कार्बन एटम 12 यूनिट्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास अब हमारे पास यहाँ पहले तो हमारे पास यहाँ पर कार्बन थे, ये हमने ऐसे ही रहने दिए हैं, ये हमने क्या किया, ऐसे ही रहने दिए हैं 12 वाले यूनिट्स। लेकिन अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन को रख दें, यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन को रख दें तो वो हमारे पास कितने, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो 12 यूनिट्स हैं, लेकिन इसका कितना वेट होता है, 14, इसका कितना है 14, लेकिन इसको हमें वेट करने के लिए हमने क्या कर देने हैं, 2 जो है अजाफी कार्बन के जो हमने जो थे यूनिट्स 2 अजाफी रखेंगे, मतलब 12 + 2 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 14। तो हम कह सकते हैं कि मैस ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू दी 14 यूनिट्स, मैस ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू दी 14 यूनिट्स। तो तब वो दोनों क्या होंगे, बट हमारे पास दोनों जो हमारे पास स्केल है वो क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर हमने क्या करने हैं, 2 और यूनिट्स ऐड कर देने हैं, 12 की बजाय हम क्या करेंगे, 2 यूनिट्स और ऐड कर देंगे। जैसे हमारे पास अगर यहाँ पर कोई वेट भारी होता है, हमारे पास यहाँ पर कोई वेट भारी होता है, सपोज हमने यहाँ पर 1 kg रखा हुआ था, तो हमारे पास क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और वेट डालना पड़ेगा, हमें थोड़ा और वेट डालना पड़ेगा, और हम कुछ और जो छोटे छोटे और स्टोन्स या कुछ और पत्थर जो हैं, या उन्हें क्या कहते हैं, वेट जो है वो और रख देते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है और हमारी चीज़ क्या हो जाती है, मेजर हो जाती है। इसी तरीके से पहले यहाँ पे 12 थे, तो हमने 2 जो है यूनिट्स और रख दिए,
तो जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू दी 14 यूनिट्स। मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू दी 14 यूनिट्स। इसी तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या हैवी है, तो हमारे पास अब हमारे पास कितने ऐड करने पड़ेंगे? नाइट्रोजन के लिए हमें 2 यूनिट्स ऐड करने पड़े थे, तो ऑक्सीजन के लिए हमें यहाँ पर कितने यूनिट्स ऐड करने पड़ेंगे? 4। फोर मोर कार्बन यूनिट्स, हमें 4 अब कार्बन मतलब 12 में अगर हम 4 और ऐड करें तो कितना हो जाता है? 16। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो यहाँ पे भी हमें कितने यूनिट्स कुल कितने यूनिट्स रखने पड़ेंगे? 16। तो हम क्या कहेंगे? मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू दी 16 यूनिट। मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 यूनिट, ठीक है, राइट। अब हमारे पास क्या आ जाता है? ऑक्सीजन आ जाता है, उससे भी ज़्यादा भारी चीज़। पहले हमने नाइट्रोजन देखा, वो 2, हमें उसके ऊपर और कार्बन के यूनिट्स रखने पड़े। फिर हमने ऑक्सीजन देखा, उसके ऊपर हमारे पास 4 और हमारे पास यूनिट्स रखने पड़े। अब ये हमारे पास आ गया सोडियम। सोडियम का कितना होता है? 23। सोडियम का कितना होता है? 23। तो यहाँ पर हमें 11 और यूनिट्स ऐड करने पड़ेंगे। 23 में 12 में हमने कितने? 11 और कार्बन यूनिट्स ऐड किए हैं, और यहाँ पर हमने 11 और कार्बन को यूनिट्स हमने क्या किए हैं? ऐड किए हैं। तो वो हमारे पास क्या बन गए? 11 और कार्बन के यूनिट्स हमने क्या किए हैं? ऐड किए हैं। यहाँ पर कितने ऐड किए हैं? ऑक्सीजन के लिए हमें कितने ऐड करने पड़े थे? 4 ऐड करने पड़े थे। नाइट्रोजन के लिए हमें कितने ऐड करने पड़े थे? 2 करने पड़े थे। तो अब हमें सोडियम के लिए कितने करने पड़ेंगे? 11 यूनिट्स हमने और ऐड किए। ये हमारे पास क्या है? ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं। मतलब हमने कितने? 12 की बजाय हमने 11 और ऐड किए हैं। तो ये कितने हो गए? मास ऑफ वन सोडियम एटम हम कह सकते हैं 23 यूनिट्स के। तब जाके वो दोनों क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में आएंगे, ठीक है। मास ऑफ वन सोडियम एटम इज इक्वल टू दी 23 यूनिट्स। अब हम क्या कह सकते हैं? मतलब 12 और 11 दोनों मिला के हमारे पास कितने होंगे? 23 यूनिट्स हो जाएंगे। अब हम क्या, हमने जैसे हमने बात की थी कि हम 1 AMU को बताने लगे कि 1 AMU किस तरह होगा। हम 1/12 कार्बन एटम की बात करें। 1/12 कार्बन एटम का क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? 1/12 कार्बन एटम का क्या मतलब है? जैसे कि 1 AMU 1/12 पार्ट्स ऑफ द कार्बन, जैसे कि ये हमारे पास 12 है। 12 हमारे पास ये क्या है? यूनिट्स हैं। इसमें से एक जो होगा इसका वो क्या कहलाएगा? इसमें से एक जो होगा वो क्या कहलाएगा? 1 AMU के कहलाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट। और ये क्या है? पूरे कितने हैं? 12 एटॉमिक मास यूनिट्स कहलाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास सिंगल यूनिट ऑफ कार्बन, अगर हम सिंगल यूनिट ऑफ कार्बन की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा? 1 AMU होगा। एस kg इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास। जैसे कि हम kg को स्टैंडर्ड यूनिट ले रहे थे, तो यहाँ पर हम 1 AMU को क्या करेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे। 1 AMU को क्या करेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे। और वो हमारे पास कार्बन का जो 1/12 हिस्सा, मतलब जो 12वां हिस्सा होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो 12वां जो हिस्सा होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? मतलब 12 में से अगर हम 1 की बात करें तो 1 AMU को इक्वल होगा। अगर हम 12 की बात करें तो वो कितने के इक्वल होंगे? 12 AMU के इक्वल होंगे। जैसे हमने ऑक्सीजन के लिए 16 रखा था, तो वो कितने होंगे? 16 AMU होंगे, ठीक है। हम 16 यूनिट्स जो कह रहे थे। अब हम मतलब हमें पता लग गया कि 1 यूनिट किसके इक्वल है? 1 AMU को हमने ये रेफरेंस ले लिया, स्टैंडर्ड ले लिया। तो अब हमारे पास बाकी सब क्या कहलाएंगे? 1 AMU। जैसे हम हम यहाँ पे यूनिट्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 23 AMU, या ऑक्सीजन के लिए 16 AMU, नाइट्रोजन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 14 AMU, हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 1 AMU, राइट। तो हम ये आगे जैसे कि mass of 1 nitrogen, so we can say that mass of 1 nitrogen atom is equal to the 14 AMU। पहले हम क्या लिख रहे थे? 14 यूनिट्स लिख रहे थे। अब हम कह सकते हैं कि ये 14 AMU के इक्वल है। क्या है? 14 AMU के इक्वल है, 14 AMU के इक्वल है। या हम इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं? 14, इसको हम U भी लिख सकते हैं, U, सिर्फ U, 14 U भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया?
रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया, मतलब कार्बन से रेफरेंस करके हमने उसका रिलेटिव मास क्या कर लिया, निकाल लिया है। नाइट्रोजन के लिए हमने कितने ऐड किए थे, 2 यूनिट और ऐड किए थे, मतलब 2 AMU हमने और ऐड किया था। तो ये अब इसका हम कह सकते हैं मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू दी 14 AMU। इसी तरह से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो हैवी थी उसके लिए हमने 4 यूनिट ऐड किए थे कार्बन के, तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू दी 16 AMU, जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया ऑक्सीजन का। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, सोडियम के लिए मास ऑफ 1 सोडियम एटम इज इक्वल टू दी 23 AMU, राइट। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ये क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हो गया, और ये दोनों क्या हो गए हमारे पास इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मतलब कार्बन को जो हमने लिया था, दोनों को अगर हम एक ही उसमें रखें, कार्बन को जब हमने दोनों साइड पर रखा था तो वो क्या था, इक्वल हो गया था हमारे पास, मतलब हमारे पास कोई भी ऊपर नीचे नहीं था, दोनों हमारे पास बैलेंस हो गए। फिर हमने क्या किया कि कार्बन के जो एक पोर्शन, एक वाला हिस्सा है, उसको हमने 12 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया और उससे हमने रेफरेंस लेने लगे। फिर हमने अगर ऑक्सीजन को रखा तो वो क्या होगा, उसका जो एक पार्ट हमारे पास क्या था 1 AMU कहलाने लगा, उसको हमने स्टैंडर्ड यूनिट का नाम दे दिया, जैसे kg को हम स्टैंडर्ड यूनिट मान रहे हैं। तो नाइट्रोजन के लिए हमें कितने यूनिट ऐड करने पड़े, कार्बन के 2 और ऐड करने पड़े। मास ऑफ 1 नाइट्रोजन इज इक्वल टू दी 12 यूनिट्स, और जब हमने एक हिस्से को हमने क्या कह दिया था, 1 AMU के सपोज कर लिया, स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट 1 AMU कह दिया, तो हम यहाँ 14 यूनिट्स की बजाय हम यहाँ पर क्या कहने लगे, 14 AMU कहने लगे, और ऑक्सीजन के लिए 23 AMU कहने लगे, ऑक्सीजन के लिए हम 16 AMU कहने लगे, राइट। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो मैंने पहले बुक में बता दिया है कि हमने ये 1 AMU को हम U के भी इक्वल लिख सकते हैं, और सो वी कैन से डैट हीलियम इज इक्वल टू दी 4U के बराबर होगा, और कार्बन हमारे पास 12U के इक्वल होगा, ऑक्सीजन हमारे पास 16U के इक्वल होगा, और नाइट्रोजन हमारे पास किसके इक्वल होगा, 14U के इक्वल होगा, राइट। ये सब हमने सीखा, और यही हमारे पास जो है पहले पैराग्राफ में यही जो था एक्सप्लेन किया गया था। बुक के पैराग्राफ मैंने पहले डाले हुए हैं और बाद में मैंने एग्जाम्पल दी है। आई होप आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि ये 1/12 पार्ट क्या था। ये 1/12 पार्ट क्या था, मतलब अगर कार्बन का अगर हम उसको डिवाइड करें और उसका 12वां हिस्सा ले लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 AMU के इक्वल होगा। आई होप अब काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि कार्बन एक बड़ा हिस्सा क्या था, ठीक है। और कार्बन को हमने रेफरेंस के तौर पर क्यों लिया, बाकी पहले कार्बन ही को क्यों रेफरेंस के तौर पर लिया, क्योंकि वो स्टेबल है, वो अबंडेंट में पाया जा रहा है हमारे पास, स्टेबल है, लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब हमारे पास क्या है, स्टेबल है, और हमारे पास इतनी रिएक्टिविटी शो नहीं करता, ठीक है। और जहाँ रिएक्शन उसमें थोड़े से देने होते हैं वो वहाँ पर दे भी देता है, और आइसोटोप्स भी उसके कम है, मतलब 2 तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर हैं, कार्बन 12 और कार्बन 13, और हमारे पास कौन सा है, कार्बन 14, ये हमारे पास उसके 3 आइसोटोप्स हैं, ये दोनों तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, और हमारे पास ये जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में सिर्फ यही पाया जाता है, तो इसलिए क्या होगा, इसकी इतनी ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, कह लें इसके कंपटीशन भी नहीं है, इसके कोई और हिस्सेदार भी नहीं है, ये कह सकते हैं हम। तो हम क्या है, कार्बन 12 को ही क्यों ले रहे हैं, अबंडेंट है, लीस्ट रिएक्टिव है, और उसके आइसोटोप्स भी जो हैं वो कम पाए जाते हैं, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, कार्बन 12 को हम लेते हैं रेफरेंस के तौर पर। ये जो बुक में आपके टेबल दिया हुआ है, आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोजन का हमारे पास जो है 1 U है, ऑक्सीजन का हमारे पास 16 U है, नियोन का हमारे पास 20 U है, क्लोरीन का हमारे पास 35 U है,
और वो किस तरह निकल सकता है वो आप, जैसे मैंने एग्जांपल बताई कि नाइट्रोजन का हमने 2 बार्ट और डाले थे, 2 यूनिट कार्बन के और डाले थे, ऑक्सीजन के हमने 4 यूनिट डाले थे, और सोडियम के लिए हमने 11 यूनिट और डाले थे। तो इसी तरीके से इनका भी हम लगा सकते हैं कि 35 में से 12 गए तो हमें कितने यूनिट और डालने पड़ेंगे, और 63 के लिए हमें कितने यूनिट और डालने पड़ेंगे, और यूरेनियम के लिए हमें 238 है तो हमें कितने यूनिट और डालने पड़ेंगे, राइट। ये बुक का टेबल भी आई होप क्लियर हो गया। और रिलेटिव एटॉमिक मास, द मासेस ऑफ द एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। अभी ये जो मैंने बताया था कि कोई बैलेंस से हम उसको मेजर नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं, राइट। फिर मैंने क्या यहाँ पर बताया था कि ये आई होप ये बार बार आ चुका है, लास्ट स्लाइड में भी मैंने बताया, और ये बुक वाली बात अब आपको क्लियर होगी कि एक हाइड्रोजन जो है वो 1 AMU के इक्वल है, और इसी तरह कार्बन 12 का जो C6 है वो कितने इक्वल है, 12 AMU के इक्वल है। और इसी तरीके से उसका यूनिट क्या होता है, AMU होता है, उसको सिर्फ U से भी जाहिर कर सकते हैं, जिसको कि हम यूनिफाइड एटॉमिक मास कहते हैं या एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, और वो 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम के इक्वल होता है। मतलब कार्बन के हमने 12 यूनिट में उसको हमने डिवाइड कर दिया, तो उसका जो एक यूनिट जब हमने लिया, उन 12 में से जब एक यूनिट लिया तो वो हमारे पास क्या होगा, कार्बन स्केल पर वो 1 AMU के इक्वल होगा। आई होप ये आपको यूनिट जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, जो कि बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को कि व्हाट इज़ 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम, व्हाट इज़ 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम, बिल्कुल भी समझ नहीं आता। और आई होप इन एग्जांपल्स के तरीके से इन एग्जांपल से आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, जो कि मैंने लास्ट में दी हैं, कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के लिए 2 और यूनिट ऐड कर लेते हैं, नाइट्रोजन के लिए 2 और यूनिट ऐड कर लेते हैं, और हमारे पास सोडियम के लिए हमने 11 यूनिट और ऐड किए थे, राइट। इन एग्जांपल से आई होप काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। और इसी तरीके से फिर ये एंड में हमारे पास यूनिट कैसे बन जाते हैं, एंड में हमारे पास ये यूनिट जो हमने एग्जांपल दी, जो बुक की टेबल की भी एग्जांपल्स हैं, ये वाली कि हीलियम है तो हीलियम का 4 होता है तो वो 4U के इक्वल होगा, कार्बन का 12U के इक्वल होगा, ऑक्सीजन का 6U के इक्वल होगा, और नाइट्रोजन का 14U के इक्वल होगा। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई जा सकती हैं। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है कि किस तरीके से आपको समझ आ सके रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है, व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, और इसकी कैलकुलेशंस भी होती हैं। मैं किसी वीडियो में वो भी समझाऊंगी कि किस तरह से ये यूनिट इसके और मज़ीद अखज़ किए जाते हैं, ड्राइव किए जाते हैं, और इनको किस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, या हम इनकी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। आई होप